everyone, I am नंदिनी। I hope आप लोग सब अच्छे हैं। मैं कौन हूँ? मैं आपकी लीगल टीचर हूँ एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल लर्न करो क्लास 11th एंड 12th। बहुत ज़्यादा बधाई हो आप सबको। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन आउट देयर। वी आर स्टार्टिंग विद लीगल स्टडीज। बहुत दिन से एक क्वेरी आ रही थी, लीगल स्टडीज कब शुरू हो रही है। सब लोग एक ही बात करते थे, लीगल स्टडीज कब शुरू हो रही है। बहुत दिक्कत आ रही थी, क्वेश्चंस फ्रेम नहीं कर पा रहे थे, लर्निंग वर्क लग रहा था, बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। वी आर हियर टू हेल्प ऑल ऑफ यू आउट देयर, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब पार्ट्स हल्के हल्के आउट हो रहे हैं। एवरीडे वीडियोस देखो, हमारे साथ लर्न करने की कोशिश करो। हम भी लर्न करते हैं, आप भी हमारे साथ लर्न करो एंड टुगेदर वी कैन मेक 100 on 100 मार्क्स हमारे डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। एंड आई वांट टू टेल यू, I'll simplify it for you in a way कि आपको कुछ और सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनी साइड बुक, एनीथिंग, पूरी एनसीईआरटी कवर होगी। आंसर कैसे फ्रेम करना है, आई एम हियर टू हेल्प ऑल ऑफ यू। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, और देखना कैसे करते हैं हम लोग सारा, ठीक है। चलो, साथ साथ एनसीईआरटी की लाइंस भी पढ़ेंगे और उनका मतलब भी समझेंगे कि वो कहना क्या चाहता है। जो भी हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज जुडिशरी। जुडिशरी कहां से कार्व आउट होके आई है, जुडिशरी के जो प्रोविजंस है वो कहां मेंशन्ड है। हमारी द वेरी ओन बुक विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमारा जुडिशरी के सारे प्रोविजंस मेंशन हैं, दैट देयर शैल बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। यहां देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज इंडियन जुडिशियल सिस्टम, यही मैंने बताया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले करता है कि देयर शैल बी एन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ फेडरल सिस्टम। अ फेडरल सिस्टम क्या होता है? सब पार सेंटर के पास नहीं लाई करती है, पार इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द सेंटर एज वेल एज द स्टेट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पार कॉन्सेंट्रेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पार ऑल्सो लाइज विद द स्टेट्स। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बहुत पावर्स हैं, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई है। इट डिस्ट्रीब्यूट्स द लॉ इनएक्टिंग पावर बिटवीन द सेंटर एज वेल एज द स्टेट्स। जो लॉज एट द सेंटर लेवल विच इज सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, वही लॉज इनएक्ट हाई कोर्ट भी कर सकता है, बट दैट इज फॉर द पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। यहां देखो, yet the constitution establishes single integrated system। इसका कहने का मतलब है चाहे पावर डिवाइड हो चुकी है पर एक सिंगल इंटीग्रेशन जरूर है। ये नहीं कि सेंटर अलग हो गया, स्टेट अलग हो गया, उसके अलग प्रोविजंस हैं, इसके अलग प्रोविजंस हैं। नो, देयर हैज टू बी एन इंटीग्रेशन। आपस में उनको मिल जुट कर ही काम करना है, ठीक है। एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम इसलिए बोला जाता है ऑफ जुडिशरी कंप्राइजिंग ऑफ कोर्ट्स to administer both central and state laws। जो भी laws सुप्रीम कोर्ट बना रहा है has to be followed by high courts and all the lower courts। I want to tell you, इनकी हायरार्की में अभी आपको समझाऊंगी, अभी हम उसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझेंगे। बट I want to tell you, जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है विच इज सुप्रीम कोर्ट, जो भी केस बनाता है लोअर कोर्ट्स को अवॉइड करना है। ये नहीं कह सकते वो कि ये तो सेंटर ने बनाया है, ये हमने थोड़ी लॉ बनाया है जो हम इसे फॉलो करें। नो, ये प्ली तुम नहीं रख सकते हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, हमें पता है दिल्ली हमारी कैपिटल है, न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड है। सुप्रीम कोर्ट किसका कोर्ट है? इट इज द कोर्ट ऑफ द सेंटर, हाईएस्ट कोर्ट है। इज द एपेक्स, एपेक्स मीन दैट लाइज एट द टॉपमोस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है। इट इज फॉलोड बाय वेरियस हाई कोर्ट्स। इसके नीचे बहुत हाई कोर्ट्स है। कोई एग्जांपल दो? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, लखनऊ हाई कोर्ट है, ये सब हाई कोर्ट्स किसके नीचे आते हैं? ये सब सुप्रीम कोर्ट के तो नीचे ही है ना, ठीक है। कैलकाटा हाई कोर्ट हो गया। और एट द स्टेट लेवल, ये स्टेट लेवल पे होते हैं। फॉर इंस्टेंस स्टेट, हमारी स्टेट कौन सी है? फॉर इंस्टेंस उत्तर प्रदेश स्टेट है और उसके हाई कोर्ट कौन है? इसका लखनऊ हाई कोर्ट है। तो ऐसी हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। अब आप कहोगे स्टेट्स, अब पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज है। हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आप कहोगे हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप तो बचपन से कह रहे आ रहे हो कि 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, आप तो यही कहोगे ना। बट यार रटने वाली बात नहीं है कि नहीं हम तो कहेंगे 29 स्टेट्स हैं। आई वांट टू टेल यू
28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आई हैव अ जस्टिफिकेशन फॉर दिस, और अगर आप बहुत रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अपडेटेड हो करंटली, तो यार ये तो छोटे बच्चे को भी अब ये पढ़ाया जाएगा कि 28 स्टेट्स होते हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज होती है। कैसे? 29 स्टेट्स में एक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी जिसका स्टेट का दर्जा अब हट गया है, ठीक है, तो ये 28 हो गई। तो ये 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई, एक तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई एज वेल एज लद्दाख, ठीक है। तो अब कितने हो गए? ये +2 हो गए, 9 हो गए। पर दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया है, -1, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो गई? 8। जो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है उसकी कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल है दादरा, ठीक है, एक जनरल नॉलेज के लिए बताया बस। तो 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, बट फिर देखा जाए तो 36 हाई कोर्ट्स होने चाहिए। यूनियन टेरिटरी का अलग हाई कोर्ट है, स्टेट का अलग हाई कोर्ट है, बट टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं? आपकी बुक तो गई 24, नहीं, हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि एक और एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी का कंबाइंड हाई कोर्ट डेफिनेटली हो सकता है। हो सकता है, हाँ डेफिनेटली हो सकता है। हम आगे पढ़ेंगे वो कैसे हो सकता है। चलो ठीक है। हाई कोर्ट्स आर फॉलोड बाय, हमने पढ़ लिया, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर इसमें लिखा है कि हाई कोर्ट आते हैं सुप्रीम कोर्ट के नीचे। हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे होता है, वो सेंटर लेवल पे होता है। ऐसे क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी होते हैं जिनको हम लोअर कोर्ट्स भी कहते हैं। अब आप कहोगे ये डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की आगे क्या बाइफर्केशन है? इसकी आगे भी बाइफर्केशन है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। टू सप्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स देयर एग्जिस्ट अ स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, होते हैं, ट्राइब्यूनल्स भी होते हैं। अब क्या होता है, आप बहुत बार सुनते हो कि एनजीटी विच इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उसने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर 50 लाख रुपए का पेनल्टी कर दी, फाइन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पोल्यूशन के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए काम कर रही है, मतलब एनवायरमेंट को संवारने में नहीं लगी है, उसको और ज्यादा बेकार कर रही है, या फिर कोई ऐसा एक्शन ले रही है, या फिर पीनलाइज नहीं कर रही है लोगों को कि तुम कोई फॉर इंस्टेंस पोल्यूशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए हर गाड़ी के पास, जिससे कि गाड़ी एक सर्टेन लिमिट मेंटेन रखे। मतलब कोई भी लापरवाही कर रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ना, किस चीज में एक्सेल कर रहा है? एनवायरमेंट में। वो देख रहा है कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लॉज ऐसे चल रहे हैं जो कि एनवायरमेंट को नुकसान दे रहे हैं, वो उसके ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है, उसको पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे ट्राइब्यूनल्स के बारे में भी, बट मैं बता रही हूँ ट्राइब्यूनल्स ना स्पेसिफिक होते हैं। फॉर इंस्टेंस सर्विस का अलग ट्राइब्यूनल होता है, टैक्स का अलग ट्राइब्यूनल होता है, कंज्यूमर का अलग ट्राइब्यूनल होता है। वी ऑल्सो रीड अबाउट कंज्यूमर्स, कंज्यूमर का एक अलग ट्राइब्यूनल होता है, उसे पता कहते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी एक ट्राइब्यूनल है, ये किसमें स्पेसिफिक है? जो कि कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, अनलाइक द नॉर्मल कोर्ट्स जो हर टाइप ऑफ केस डील करता है। आप समझ रहे हो? इन सब के बारे में, ट्राइब्यूनल्स के बारे में हम थोड़ा और आगे बात करेंगे। यहाँ देखो, ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, स्पेसिफिक क्लेम्स कौन कौन से होते हैं? फॉर इंस्टेंस लेबर हो गया, कंज्यूमर की बात मैंने बताई, सर्विस होते हैं। इन मैटर्स पे जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं वो ट्राइब्यूनल्स स्पेशलाइज्ड मैटर के ऊपर डील करते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया इतना? चलो ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब एक ये पिक्चर देख लो, इसमें देखो हायरार्की बताई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एपेक्स कोर्ट है, ये हमें पता है सबसे टॉप मोस्ट है। इसके नीचे कौन आता है? हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट के नीचे दो चीजें हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, एक तो क्रिमिनल एंड वन इज सिविल, ठीक है। इसके और आगे बाइफर्केशन हम पढ़ेंगे, सिविल क्रिमिनल की भी आगे बाइफर्केशन होती है। इसके नीचे भी कुछ कोर्ट्स काम करते हैं, हम उनके बारे में डेफिनेटली पढ़ेंगे। और एक जगह क्या है हाई कोर्ट के नीचे? स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स हैं। ये किस किस मैटर पे? ये सिर्फ कुछ फ्यू एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सर्विस है, टैक्स है, कंज्यूमर है, लेबर है, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है स्पेसिफिक, इन्हीं की प्रॉब्लम्स इनको कौन डील करता है? ट्राइब्यूनल डील करता है। ट्राइब्यूनल इज मोर लाइक अ कोर्ट। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द गॉड ऑफ ऑल। अब देखते हैं वो क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, केम इनटू बीइंग ऑन 28 जनवरी 1950, ठीक है। ये सब तो हम पढ़ लेंगे। एक बात बहुत अच्छी बतानी है, देखो क्या है, 26 नवंबर
1949 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, इसे सिर्फ अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, अपनाया गया, ठीक है, मतलब अपनाया गया था इन द सेंस कि हाँ ये अब हमारा है, बट ये नहीं कि इनटू इफेक्ट नहीं आया था तब तक। 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो हम मनाते हैं 1950 को, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, ये इफेक्ट में आया था, ठीक है, ये हम समझ गए हैं, ठीक है, ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम वेवलेंथ, परफेक्ट, ठीक है। 26 जनवरी के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट केम इनटू बीइंग। अब आप कहोगे उससे पहले क्या था, मतलब कौन डिसीजन लेता था, सेंट्रल, ऑफ कोर्स उससे पहले भी कुछ था, उससे क्या बोलते थे, एक बार ये तीनों डेट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इससे पहले क्या था, उससे पहले इसने रिप्लेस उसको क्या था, मतलब ये सक्सेसर किसका था, इससे पहले प्रीडिसेसर कौन था, इससे पहले था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, एफसीआई बोलते थे, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, एज वेल एज जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले क्या था, एक तो था जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल एज वेल एज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है अब, उससे पहले था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर एक और चीज थी जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल, ठीक है। विच वर द एपेक्स, अब एपेक्स सुप्रीम कोर्ट है, उससे पहले ये दोनों थे एपेक्स टॉप मोस्ट अंडर द कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल एरा की अगर हम बात करते हैं ना, 1858 से लेकर 1947 एरा की बात होती है। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, हम सबको पता है ये बात तो। अच्छा ठीक है, आगे देखो, The Constitution of India as it stood in 1950 envisaged a Supreme Court with a Chief Justice and 7 judges. क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली मेंशन था दैट सुप्रीम कोर्ट विल हैव अ सीजेआई व्हिच इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस दी 7 जजेस। टोटल कितने जजेस थे इनिशियली, ये 1950 की बात हो रही है, इसमें एनविसेज किया गया था, बताया गया था कि सीजेआई प्लस 7 जजेस होने चाहिए, ठीक है। कॉलोनियल एरा जहां पे ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश राज था, उससे पहले हमने पढ़ लिया है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज जुडिशियल कमिटी ऑन दी प्रिवेसी काउंसिल ऑफ दी प्रिवेसी काउंसिल, ये दोनों थे एग्जिस्टेंस में। 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनटू इफेक्ट आया, इट केम इनटू बीइंग, ठीक है, ये मैंने बता दिया, सीजेआई प्लस 7 जजेस थे इनिशियली। पार्लियामेंट वाज ग्रांटेड द पावर टू इंक्रीज द नंबर। तो देखो अब इसमें क्या लिखा है, पार्लियामेंट के पास पावर मिली कि इनिशियली 7 जजेस प्लस सीजेआई था, अब कितने हो सकते हैं, सीजेआई प्लस 30 जजेस, देखो इसमें यही लिखा है 31 जजेस। बट अगर तुम ये देख रहे हो ना, तो ये डेटा तुम देख रहे हो 2008 का, और एनसीईआरटी बहुत क्लियरली मेंशन करती है दैट टीचर्स आर एडवाइज्ड टू आल्सो शेड लाइट ऑन दी करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करो तो 2019 में एक बिल आया था जिसमें मेंशन है सीजेआई प्लस 33 जजेस। तो अब टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, एक्टिंग जजेस उस टाइम पे हो सकता है वैकेंसी हो, डेफिनेटली है भी वैकेंसी अगर आप देखो जाकर, तो टोटल स्ट्रेंथ, टोटल अलाउड जजेस इन सुप्रीम कोर्ट नाउ 34 है, ठीक है, एंड दिस 34 इंक्लूड्स द चीफ जस्टिस, ठीक है, ये बात याद रखना। अगर तुम्हें स्ट्रेंथ ही नहीं पता होगी, बेसिक ही नहीं पता होगी, तो क्या ही फायदा लीगल स्टडीज पढ़ने का, ठीक है, करंट तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब ये बात करें हाई कोर्ट की। सबसे पहले हमने क्या देखा था हायरार्की में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, वो भी डिवाइडेड थे सिविल और क्रिमिनल में, और यहाँ पे क्या था स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स को। क्या क्या एग्जांपल दे रखे हैं, टैक्स, लेबर, कंज्यूमर एज वेल एज सर्विस, ठीक है, ऐसे 4 एग्जांपल दे हुए। देखो अगर मैं याद कर सकती हूँ तुम लोग के साथ, तो तुम क्यों नहीं याद कर सकते, तुम अगर ये वीडियो 2 बार भी देखोगे ना, तो तुम्हें बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है एनसीईआरटी की, I will only refer NCERT because that is the book prescribed by CBSE। कोई इधर उधर की बुक नहीं उठाएंगे, कोई हम लेंदी नहीं पढ़ने वाले हैं, बट जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी, whichever I deem is necessary, I will take care of it and I'll mention on the board। यही बताऊंगी, सब चीजें बताऊंगी, बस आपको वीडियो देखनी है और समझना है, ठीक है, अच्छे से। इंडिया कंसिस्ट ऑफ 24 हाई कोर्ट्स, ये आपकी ऑर्थोडॉक्स बुक कहती है, पुरानी छपी हुई, पता नहीं कब की छपी हुई है, इसे भूल जाओ। 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। अब रीसेंट वन आप पूछोगे तो कौन सा है, रीसेंट वन है अमरावती में है,
आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश और पहले क्या था, तेलंगाना हाई कोर्ट कॉमन था हैदराबाद में, ठीक है। वो अब तेलंगाना का अलग से हाई कोर्ट हो गया, अमरावती का अलग हाई कोर्ट बन गया है अब, विच इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। एट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, इंडिया स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी का कॉमन। अब आपको एक बात बताऊं कि ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, चलो ये तो बता दे, रिसेंट कौन सा है। ओल्डेस्ट है 1862 में आया था, एक बार ईयर चेक कर लेना, विच इज कैलकाटा हाई कोर्ट। और कैलकाटा हाई कोर्ट पता है कौन कौन सी ज्यूरिसडिक्शन है, एक तो कोलकाता की वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल की ज्यूरिसडिक्शन है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये तो यूनियन टेरिटरी है, बट ये किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, कैलकाटा हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है, ठीक है। ईच हाई कोर्ट हैज इट्स ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, एन एरिया या फिर टेरिटरी जो कि वो रूल करता है, पार करता है, लीगल पार होती है उसके पास। हम कहते हैं ना, दिस इज नॉट अंडर माई ज्यूरिसडिक्शन, मतलब ये मेरी पार में नहीं है, ये मेरी अथॉरिटी में नहीं है, ये मेरे अंडर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, ईच हाई कोर्ट हैज इट्स ज्यूरिसडिक्शन। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी है, कलकत्ता हाई कोर्ट के पास उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब अथॉरिटी है उसकी, उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी की। ईच हाई कोर्ट हैज द ज्यूरिसडिक्शन ओवर अ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी और अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। ये बात तो हमने पढ़ ली। इस हाई कोर्ट का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि इसमें दो है, एक स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी। ऐसे इसमें बोला है कि इट कैन बी अ यूनियन टेरिटरी इंडिविजुअली, अ स्टेट इंडिविजुअली और अ ग्रुप ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ऑल राइट, बिलो द हाई कोर्ट एग्जिस्ट एज अ हायरार्की ऑफ लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे क्या है, हमें तो पता है, हमने पिक्चर बहुत अच्छे से देख लिया, हमने लर्न कर लिया है। एज सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की अगर बात कर रहे हैं तो ये दो में डिवाइडेड है, क्रिमिनल एज वेल एज सिविल, ये तो हमें पता है बहुत अच्छे से। एज वेल एज स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल, स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स भी हैं, ये भी हमें पता है। द मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई, अभी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक बार पढ़ लो इनको, कुछ नहीं है इसमें। मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई को पहले मद्रास कहते थे, मद्रास हाई कोर्ट है चेन्नई में है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, ठीक है, मुंबई में है, कैलकाटा हाई कोर्ट ओल्डेस्ट है, 1862 में आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट है ऑफ इन इलाहाबाद है ये, एंड फर्स्ट 4 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। ये ऐसी बताया हुआ है, जो सबसे ओल्डेस्ट की बात कर रहे हैं, ये इन सीरीज है, बट सबसे ओल्डेस्ट कैलकाटा हाई कोर्ट है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं। द कोर्ट्स दैट फंक्शन बिलो द हाई कोर्ट्स आर पॉपुलरली नोन एज, देखो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट हो गया, तो सबसे नीचे के चाहे वो ट्राइब्यूनल्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबको क्या बोलते हैं, इनको सबको हम एक बहुत प्यारा सा टर्म देते हैं, विच इज कॉल्ड लोअर कोर्ट्स, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स लोअर कोर्ट्स में नहीं आते क्योंकि हम उन्हें ट्राइब्यूनल्स बोलते हैं और हम उन्हें कोर्ट्स नहीं बोलते, बट डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को लोअर कोर्ट्स बोला जाता है। दैट इज व्हाई दे कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। परफेक्ट। Each state is divided into judicial districts presided over by a district and session judge. हम पढ़ते हैं ना, ये डिस्ट्रिक्ट जज है, हर देखो क्या होता है, एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट इज जिला, जिला जो भी बोलते हैं, इतनी हिंदी नहीं आती है मुझे, आप समझ जाओ। देखो डिस्ट्रिक्ट नहीं तो गूगल पर सर्च कर लो डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं अंडर अ स्टेट, तो उस हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सेशंस कोर्ट होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी अलग अलग होते हैं, तभी मैं बोल रही हूँ। देखो डिस्ट्रिक्ट जज, द जज इज नोन एज अ डिस्ट्रिक्ट जज व्हाइल ही और शी प्रिसाइडेड। देखो अगर कोई सिविल केस लड़ रहा है तो उसे डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, जो क्रिमिनल केस लड़ता है उसे सेशन जज बोलते हैं, जो जज क्रिमिनल केस लड़ता है मेट्रोपॉलिटन एरिया में उसे क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन सेशन जज बोलते हैं। कुछ भी नहीं, ऐसे बहुत आराम से याद होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हाई कोर्ट के नीचे क्या होता है, लोअर कोर्ट्स होते हैं, ट्राइब्यूनल्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, लोअर कोर्ट्स में इंक्लूडेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले ये देख लो। डिस्ट्रिक्ट जज अलग होता है, सेशन जज अलग होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल केस लड़ता है, सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल केसेस लड़े जाते हैं, तभी डिस्ट्रिक्ट का जज सिविल केसेस लड़ता है, और जो सेशन जज होता है वो क्रिमिनल केसेस लड़ता है। ऐसे मेट्रोपॉलिटन सेशन जज वो होता है जो कि एक मेट्रोपॉलिटन में क्रिमिनल केस लड़ता है। अब आप कहोगे मेट्रोपॉलिटन एरियाज कौन से होते हैं, देखो इंडिया में अगर आप सर्च करोगे तो सिर्फ 4
जगह ही ऐसी हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन है। वन ऑफ देम इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एज वेल एज कोलकाता। ठीक है, ये चारों मेट्रोपॉलिटन एरियाज गवर्नमेंट ने बता रखे हैं। ये ऐसे होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट या फिर कितनी पॉपुलेशन है वहां पर, उस बेसिस पे किसी एरिया को मेट्रोपॉलिटन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो यही लिखा है, सेशन जज तब होता है जब वो क्रिमिनल केस लड़ रहा होता है। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डिस्ट्रिक्ट जज, मेट्रोपॉलिटन सेशन जज भी बोलते हैं when he or she is presiding over a district court in a city which is designated as metropolitan area है वो by the state government। तो ये कौन बताता है मेट्रोपॉलिटन है कोई एरिया या नहीं, स्टेट गवर्नमेंट बताती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जजेस मे बी वर्किंग विद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस। हम पढ़ते हैं ना एडीजे, डीजे इज डिस्ट्रिक्ट जज, वैसे ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ये हायरार्की में नीचे होता है, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, पार थोड़ी कम होती है डेफिनेटली थोड़ा सा, बट हर कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होता है। जब पता है जुडिशियल वर्कलोड बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ केसेस फाइल हो रहे हैं बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड है, बहुत सारे केसेस आते हैं वहाँ पे, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तब जाकर एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, देखो इसमें ये लिखा है डिपेंडिंग ऑन द जुडिशियल वर्कलोड देयर इज एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, समझ आ गया? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कोई दिक्कत होगी ना, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए बनाया हुआ है। चलो ठीक है, हमने नहीं बनाया, बट आप कुछ भी बता सकते हो, कोई सजेशंस हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, वी आर ऑलवेज ओपन टू योर सजेशंस, टू योर फीडबैक्स। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल अथॉरिटी बिलो अ हाई कोर्ट। अब इसका कहने का मतलब क्या है? आप तो कहोगे मैम आप तो कह रहे थे कि जुडिशियल ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो तो लोअर होता है, हम डिस्ट्रिक्ट जज को लोअर भी बोलते हैं। आपको पता है अगर आप हायरार्की देखो ना, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट के नीचे भी और कोर्ट्स भी हैं और जजेस भी हैं जो लोअर हैं। जैसे इन लोअर कोर्ट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट पता है कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट लिटरल मीनिंग में सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रही हूँ, मतलब कोई भी अपील लेनी हो, कोई भी केस ऐसा हो कि कोई नीचे वाले कोर्ट से शुरू होता है ना, पिक्यूनरी लिमिट होती है, मतलब सर्टेन अमाउंट ही अगर तुम्हारे केस में इन्वॉल्व है तो तुम थोड़े से अपर कोर्ट में जा सकते हो, थोड़े से अपर कोर्ट। अब अभी हायरार्की देखोगे ना तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये छोटे छोटे कोर्ट्स में अगर कोई केस रिजॉल्व नहीं होता ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर भी लड़ सकते हैं। अब हर केस तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर केस ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके लड़े, नहीं हो सकता। लोअर कोर्ट्स में पहले फाइल होता है, अमाउंट इन्वॉल्व 3 लाख इन्वॉल्व है तो कहाँ पे जाएगा, 15 लाख इन्वॉल्व है तो किस कोर्ट में जाएगा, ऐसे लिमिट होती है। हमें यहाँ लिमिट नहीं पढ़नी है, बट हमें हायरार्की यहाँ पे जरूर पढ़नी है। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक टेबल बनाऊंगी, उस टेबल को थोड़ा ध्यान रखना और उसको टेबल बना के हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखना कि मैं कैसे बनाने वाली हूँ टेबल को। चलो ठीक है, यहाँ देखो हमने ये पढ़ लिया है डिस्ट्रिक्ट, मैंने बता दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक सॉर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है फॉर ऑल दी लोअर कोर्ट्स। ठीक है, इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बिलो हाई कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आल्सो होल्ड्स अपीलेट, मैंने बताया ये अपीलेट जुरिसडिक्शन का काम भी करता है। अपीलेट क्या? अपीलेट मतलब कि ये अपील के लिए भी काम आता है। कोई अपील करनी हो ना नीचे वाले कोर्ट्स को, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उसके डिसीजन से, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, एंड सुपरविजन ओवर, ये सुपरवाइज भी करता है अपने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है नीचे जो उसके कोर्ट्स काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज डेफिनेटली करता है। ऑन द सिविल साइड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूड, हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ देखो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये डिवाइड है इनटू 2, साथ साथ समझते रहना। ठीक है, याद करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिविल साइड है, एक क्रिमिनल साइड है। ऑल राइट, क्रिमिनल साइड है। ठीक है, इतना हमें पता है। अब क्या होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले होता है, देखो यहां देखते रहना। ठीक है, यहां देखो, चलो
अब एक बार हायरार्की देख रहे हैं, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सब क्या लिखा हुआ है, जुडिशियल, मैजिस्ट्रेट, कोर्ट और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार बस यहाँ देख लो। इसने कहा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2। ये तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया था, याद है, जो मैंने पिक्चर दिखाई थी उसमें 2 डिवाइड हुआ रखे थे ना, एक सिविल साइड एंड एक क्रिमिनल साइड। सिविल साइड ये रहा, क्रिमिनल साइड ये रहा। इनके भी आगे बाइफर्केशंस हैं। सबसे पहले आता है सीनियर सिविल जज, फिर आता है प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, फिर आता है जूनियर जज। देखो ये यहाँ पे ये लिखा है, सबसे पहले आता है सीनियर सिविल जज, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया है, जितना नीचे जाता जा रहा है उतना कम पार होती जा रही है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड सब कोर्ट्स, सीनियर सिविल जज कोर्ट्स, इनको सब कोर्ट्स, ये सारे ही सब कोर्ट्स है, ठीक है। जूनियर सिविल जज कोर्ट ये रहा, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, जितना नीचे जा रहे हो पार कम होती जा रही है। सिमिलरली यहाँ पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, ये सब कोर्ट्स है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, यू ऑल राइट कोर्ट, यहाँ पर ऐसे याद कर लो, टेबल बना के डेफिनेटली याद रह जाए, ठीक है। ये सब पढ़ने की और हमें कोई जरूरत नहीं है, बट मैंने हायरार्की बना दी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत फटाफट से देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो छोटे छोटे कोर्ट्स हैं, मुंसीफ कोर्ट्स भी होते हैं। मुंसीफ कोर्ट्स आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द हायरार्की। मैंने हायरार्की में मेंशन नहीं किया है, बट देयर एग्जिस्ट कोर्ट्स व्हिच आर कॉल्ड मुंसीफ कोर्ट्स। क्या होते हैं? दे आर द लोएस्ट, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए सबसे लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग मैटर्स ऑफ सिविल नेचर, मुंसीफ कोर्ट्स जो सबसे कम अमाउंट इन्वॉल्व होता है, बहुत ही कम पैसा इन्वॉल्व है, देयर इजंट अ लिमिट मेंशन्ड, बट आपको बता रही हूँ मुंसीफ कोर्ट्स जो होते हैं ना, उनकी लिमिट अमाउंट जो इन्वॉल्व होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो सबसे छोटे कोर्ट में मुंसीफ कोर्ट बोलते हैं ना, वहां पे केस हैंडल किया जाता है, लोएस्ट है इन हैंडलिंग मैटर्स ऑफ सिविल नेचर एंड फंक्शन बिलो दी, एंड दीज फंक्शन बिलो दी। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नीचे भी कोर्ट है विच इज कॉल्ड मुंसीफ कोर्ट। देयर पेक्यूनरी लिमिट, पैसों से लिमिट, जो पैसे की लिमिट होती है, ये मैंने बताया। मीनिंग द कोर्ट्स एबिलिटी टू हियर मैटर अपॉन अ पर्टिकुलर क्लेम फॉर मनी आर नोटिफाइड बाय द स्पेसिफिक गवर्नमेंट। कोई भी स्पेसिफिक लिमिट नहीं होती है मुंसीफ कोर्ट की। हर स्टेट अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, जो उसके नीचे काम कर रही है मुंसीफ कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नीचे भी काम करते हैं मुंसीफ कोर्ट्स, ठीक है, इनके लिए स्पेसिफाइड अमाउंट रखता है, दिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देख लेते हैं क्या है ये इंपॉर्टेंट बात। अ ग्रुप ऑफ जजेस टुगेदर ऑन लीगल मैटर, इसको बेंच बोलते हैं। हम सुनते हैं ना अयोध्या के बेंच में 4:1 में आया, 5:0 में वोट्स मिले, ठीक है, इसका मतलब 4 जजेस ने हाँ बोला है, 1 ने नो बोला है, या फिर 5 ने हाँ कर दी है, 0 ने नो बोला है। जो भी मेजोरिटी होती है 2:3, जो 3 जजेस ने बोला है वही पास होती है, मेजोरिटी से चीज जीत जाती है। व्हाट इज अ बेंच? जो लीगल जजेस आपस में बैठकर डिसीजन लेते हैं एंड द मेजोरिटी विंस, इट इज कॉल्ड अ बेंच। ग्रुप ऑफ जजेस टुगेदर सिटिंग टुगेदर ऑन अ लीगल मैटर, किसी लीगल मैटर पे तो डिस्कस करेंगे ये लोग जजेस, अपने घर की बातें थोड़ी करेंगे आपस में, ठीक है। द लॉयर्स कॉन्स्टिट्यूट द मेंबर, जैसे ये एक बेंच बनाते हैं जजेस, ऐसी लॉयर्स एक बार में डिस्कशन करते हैं। बार हियर इज अ लॉ लीगल एज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अ डिवीजन बेंच कंप्राइजेस ऑफ 2 or 3 जजेस, 2 or 3 जजेस होते हैं इस बेंच में, जो डिसाइड करते हैं किसी लीगल मैटर के ऊपर। अब क्या होता है, 5+ भी होने लगे हैं। आगे आगे आपकी बुक में एक केस लॉ आएगा, केशव नंदा भारती केस लॉ, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है वो अभी तक की हाईएस्ट है, उसमें 13 लोग बैठे थे, ठीक है, 13 जजेस बैठे थे, और फिर बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी, जो डॉक्ट्रीन था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन की बात हुई थी उसमें। तो अभी तक की हाईएस्ट बेंच इतनी है, बट यूजुअली ये कह रहे हैं कि 3 जज बेंच होता है या 5 होते हैं, मोस्टली ना इवन नंबर ही होता है, ऑड नंबर ही होता है, इवन नहीं होता, ऑड होता है, क्योंकि उससे फिर डिसाइड हो सकता है कि क्या सही है, मतलब एक डिसीजन लिया जा सकता है, वी कैन कम टू अ कंक्लूजन बाय दैट, ठीक है। comprises of 5 or more and may even extend to 13 judges। देखो 13 जजेस आज तक एक ही बार हुआ है, जो मैंने आपको बताया केशव नंदा भारती केस। चलो ठीक है,
अब बात करते हैं ट्राइब्यूनल्स की। अब आप कहोगे ट्राइब्यूनल्स क्या है, कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स में क्या फर्क है? अपार्ट फ्रॉम दीज जुडिशियल बॉडीज, इंडिया इज आल्सो कैटेगराइज्ड बाय सेमी जुडिशियल बॉडीज। इन्हें सेमी जुडिशियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो लोग ट्राइब्यूनल्स के पार्ट हैं, जरूरी नहीं है कि वो जजेस हैं, जरूरी नहीं है कि उनका लीगल बैकग्राउंड है। People from non-legal background are also a part of tribunal. Therefore, these are called semi-judicial bodies या quasi-judicial bodies. ये मैं कहीं से रट के नहीं आई हूँ, ये लाइन मैंने अभी भी बनाई है, बिल्कुल ऐसे करके बनाई है यार। मतलब ठीक है, ये बात, ये लाइन तो आप भी बना सकते हो। अगर कोई नॉन लीगल बैकग्राउंड का है, लीगल बैकग्राउंड का नहीं है, तो उसको पूरा जुडिशियल बॉडी तो हम बोल ही नहीं सकते, सेमी बोल सकते हैं। कुछ लीगल बैकग्राउंड के हैं, कुछ नहीं है, या क्वाजी मतलब apparently which is not true but appears to be true, ठीक है, या फिर से सेमी और क्वाजी जुडिशियल। अच्छा, अब इसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होते हैं, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, जिनका लीगल बैकग्राउंड नहीं होता है, और जजेस विदाउट अ लीगल बैकग्राउंड, येट दे फंक्शन इन देयर जुडिशियल कैपेसिटी। बट जो वो काम करते हैं, वो करते अपने जुडिशियल कैपेसिटी में ही है। अपना दिमाग तो वही लगाते हैं, कैपेसिटी, द वे in which they are working, वो तो judicially होती है, and here relevant legal matters and settle claims, काम वो वही करते हैं जो एक legal background का बंदा कर रहा है, but they aren't of that background। बस इससे कहने का मतलब यही है, ठीक है। Tribunals have been constituted under specific constitutional mandate enshrined in India or through legal enactments। क्या है, ट्राइब्यूनल्स कैसे पास होते हैं? फॉर इंस्टेंस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अगर है, या कोई भी ट्राइब्यूनल है, देखो इसमें क्या लिखा है, ट्राइब्यूनल्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। मतलब ट्राइब्यूनल्स एग्जिस्ट करने चाहिए, ये बात कौन कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक है। या फिर कोई लीगल इनैक्टमेंट, अगर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइब्यूनल किसी के बारे में नहीं बात करता है, तो हम कोई लॉ पास कर सकते हैं लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट का सेंट। हम लोकसभा में कोई बिल पास कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं कि देयर शैल बी अ ट्राइब्यूनल फॉर अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ सो एंड सो, जिसका भी एग्जिस्ट नहीं करता है। Their creation aims at increasing efficiency in resolving disputes and reducing the burden। बर्डन कम करने के लिए कोर्ट्स पे, क्योंकि कोर्ट हर काम नहीं कर सकता, और कुछ चीजों के लिए एफिशिएंसी चाहिए होती है, इफेक्टिवनेस चाहिए होती है। वो लोग चाहते हैं सर्टेन बॉडी जो कि स्पेशलाइज्ड हो किसी चीज में, वही इस केस के साथ डील करे, एक नॉर्मल कोर्ट डील ना करे। इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट कम एफिशिएंट है, बट एक स्पेशलाइजेशन है ट्राइब्यूनल के पास, बस कहने का मतलब ये है। देखो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्राइब्यूनल्स इंक्लूड, कैट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये किस लिए है? फॉर रिजॉल्विंग जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डिस्प्यूट्स आते हैं, डिस्प्यूट्स या ग्रीवियंसेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। ऐसे ही क्या है, सैट है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये किसके लिए है? ये है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। ऐसी टेलीकॉम के लिए भी है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल करके है, देखो काफी बड़ा सा नाम है इसका, टीडी सैट है, ठीक है। ये किसके लिए है? कोई भी टेलीकॉम टाइप के डिस्प्यूट्स है, कोई भी डिस्प्यूट है टेलीकॉम सेक्टर में। एंड एनजीटी का एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ, जो कि एनवायरनमेंट को इन्वॉल्व करता है। Some of these tribunals are also found with the regulators। Regulators क्या होते हैं? कोई भी ट्राइब्यूनल को बैक कर रहे होते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से आते हैं? वो भी एक लॉ पास करने की वजह से ही आते हैं, वो भी एक लॉ बॉडी ही होती है, जो कि रेगुलेटर्स होती है। रेगुलेटर्स आर स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज, ये गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं। कौन इन्हें सपोर्ट करता है? गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। दैट ओवरसी द लॉ एंड ऑर्डर, वो देखता है कि लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लायंस हो रहा है सर्टेन रेलेवेंट ट्राइब्यूनल में। ऐसा तो नहीं सिर्फ मजाक चल रहा है या सिर्फ फॉर्मेशन हो गई है और वहां पर ठीक से काम ना हो रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द टीडी सैट हमने पढ़ा ना, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है। फॉर एग्जाम्पल आप टीडी सैट देखा है हमने, ठीक है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अलॉन्ग साइड इसका रेगुलेटर कौन है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये कैसे पास करी गई है? क्या ये इसका लीगल बैकग्राउंड है? ये कैसे आ रही है? ये एक गवर्नमेंट एजेंसी की तरह काम करती है, ठीक है। इन फॉर्मुलेटिंग लॉज, ये लॉ फॉर्म करती है, पॉलिसीज फॉर रिजॉल्विंग टेलीकॉम डिस्प्यूट्स इन इंडिया। एक रेगुलेटर है कि ये ट्राइब्यूनल जो फॉर्म हुआ है वो ढंग से लॉज इंप्लीमेंट कर रहा है, पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है, हाँ कि ना।
Therefore these complement and supplement उसको हेल्प करते हैं, एड करते हैं इन द प्रॉपर फंक्शनिंग, इन मेंटेनिंग लॉ एंड जस्टिस इन दी सोसाइटी। कि जो ट्राइब्यूनल का एग्जिस्टेंस है वो ऑन दी होल लॉ एंड सोसाइटी को हेल्प कर रहा है या नहीं। जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द रेगुलेटर्स, ठीक है, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। क्या ये एक लीगल बॉडी है? ये आप सर्च करो नेट पे, थोड़ा सा और पता लगेगा रेगुलेटर्स के बारे में। आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है। क्या कोई लॉ इसको मेंशन करता है? क्या ये कोई लॉ पास करके बनाई जाती है रेगुलेटर बॉडी? ये सब क्वेश्चंस ओपन एंडेड हैं, आप जाकर चेक करो इनके बारे में। मूविंग ऑन, फटाफट से देखो salient features of Indian judiciary. India as a common law jurisdiction. India definitely follows the common law. How can we call India as a common law jurisdiction? हम अभी देखते हैं। Taking its precedence, मतलब ये कहां से आया है? पहले जिन्होंने हम पर राज किया था, हम उन्हीं का मॉडल फॉलो कर रहे हैं, which is called ब्रिटिश ट्रेडिशन। ब्रिटिश का ट्रेडिशन है कॉमन लॉ का। अब आप पूछोगे कॉमन लॉ होता क्या? ब्रिटिश में ये चलता है मॉडल, सिमिलरली हमने भी अडॉप्ट कर रखा है। देखो क्या होता है, यहाँ पे आप देखते हो ना, एक बिल पास होता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में प्रेसिडेंट का सेंट मिलता है, तब जाके वो एनफोर्सेबल होता है। ये सब चीजें आपको पता है। हमारा कोई जज भी कोई केस बना सकता है, मतलब कि सबके ऑफ कोर्स असेंट के साथ, सबकी वहां पे हामी होनी चाहिए, हाँ में हाँ होनी चाहिए। खुद ऐसे नहीं कि खुद कोई भी केस बना सकता है, पर judges have the power that they can with their decisions, orders as well as judgments they can make laws in India। ठीक है, देखो इसमें ये लिखा है, under the scheme of the common law the decision, orders as well as judgment, DOJ, decision, order, judgment developed by judges in India help the creation of law as well as development of legal principles। लॉ और लीगल प्रिंसिपल्स को डेवलप किया जाता है, उनको क्रिएट किया जाता है, which becomes binding precedents for all subordinate courts in hierarchy। जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कोई केस पास कर रहा है, वो उस स्टेट को मानना पड़ेगा, उसके ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट कोई केस लॉ पास कर रहा है, तो उसके जो भी हायरार्की में नीचे है, उनको सबको वो केस लॉ मानना पड़ेगा। अगर कोई केस फॉर इंस्टेंस कहता है, आप केशव नंदा भारती केस ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए जा सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते। ठीक है, एक नॉर्मल सा बता रही हूँ कि केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का एक केस लॉ है। ठीक है, ये कहाँ से इमर्ज हुआ है? ये इमर्ज कहाँ से हुआ है? बाय द डिसीजन, ऑर्डर एज वेल एज जजमेंट ऑफ द जजेस के थ्रू ही इवॉल्व होकर आया है। ठीक है, बट उसमें बताया गया जो 13 मेंबर्स की बेंच बैठी थी ना, उसने क्या बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए। अगर इंडिया एक सोवरीन कंट्री है, इंडिया एक रिपब्लिक है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, या फिर इंडिया एक डेमोक्रेसी है, कोई भी ऐसा चेंज नहीं ला सकते तुम कि कल को कोई बिल पास हो रहा है या फिर कोई केस ऐसा लाया जा रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई चीज खड़ी करी जा रही है कि इंडिया को डेमोक्रेसी से हटा के एक मोनार्क कंट्री कर दो। यार, यू कांट चेंज द बेसिक डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन तुम चेंज नहीं कर सकते हो। इसमें यही लिखा है, जो भी केस लॉ डिसाइड हो रहा है आज के दिन में, अगर तुम केस लड़ने चले जाओ किसी भी ग्राउंड्स पे, दैट आई वांट इंडिया टू बी नॉट अ डेमोक्रेटिक बट अ मोनार्क कंट्री, तो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिलाया जाता है। रेफरेंस किसका देंगे? केशव नंदा भारती केस वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला का रेफरेंस देंगे कि उस केस लॉ में ये बात पहले ही उठ चुकी है, वो केस लॉ सो एंड सो कहता है। तो वो केस लॉ पास हुआ था ना, तो वो एक बाइंडिंग हो गया, हर हाई कोर्ट उसका रेफरेंस अब ले सकता है। ठीक है, उसका डिसीजन अब एक बाइंडिंग होता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो उसके डिसीजन को भी चैलेंज कर सकते हो, गवर्नमेंट उसको फिर से रिव्यू करेगी, बट जो भी डिसीजन लिया जाता है बहुत सोच समझ के लिया जाता है, वो चीज बाइंडिंग हो जाती है। मतलब लोगों को और नीचे के जो हाई कोर्ट्स हैं उनको ये फॉलो करना पड़ता है। Therefore, courts play a very vital role. जब कोर्ट्स ही लॉज बना रहे हैं, दे आर हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉज एज वेल एज लीगल प्रिंसिपल्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन क्रिएटिंग लॉज।
लॉ क्रिएट करने के लिए, डेफिनेटली, स्पेशली वेयर गैप्स इन लॉ एग्जिस्ट, जहां लेजिस्लेचर, जहां पार्लियामेंट या फिर एग्जीक्यूटिव जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं हमारी जुडिशरी, हमारे लॉज को एनफोर्स कर रहे हैं, अगर वो लोग कोई सर्टेन टॉपिक नहीं उतार पा रहे हैं या कोई लॉ नहीं बना पा रहे हैं, कोई गैप्स एग्जिस्ट करते हैं, कोर्ट्स हैव अ वेरी वेरी वाइटल रोल टू प्ले इन सच अ केस। ऑलराइट, चलो ठीक है। Thus, apart from administering सिविल जस्टिस भी मिलती है लोगों को, क्रिमिनल जस्टिस भी मिलती है, कोर्ट्स एंड जजेस सर्व अ वाइटल फंक्शन इन द फेडरल सेटअप। क्या होता है एक फेडरल सेटअप में, मतलब पावर इज शेयर्ड अमंग्स द सेंटर एज वेल एज द स्टेट। फेडरल सेटअप ऑफ द कंट्री की बात इसलिए हो रही है कि सेंटर भी लॉज बना सकता है एंड स्टेट्स भी लॉज बना सकती हैं। इसके ऑपोजिशन में एक सिस्टम है विच इज कॉल्ड द सिविल लॉ सिस्टम। ये कहाँ का फॉलो होता है एक बार देख लो, जर्मनी में, रशिया में, कॉन्टिनेंटल यूरोप में भी यही फॉलो होता है। इन कंट्रीज लाइक जर्मनी, रशिया एज वेल एज कॉन्टिनेंटल यूरोप में ये फॉलो होता है सिविल लॉ सिस्टम। सिविल लॉ सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव ही लॉज बना सकता है, जुडिशियल वहां पे नहीं बना सकते हैं। बट हमारा क्या है, हमारा कॉमन लॉ है वेयर जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव कैन डेफिनेटली मेक लॉज एज वेल एज जुडिशरी कैन ऑल्सो मेक लॉज। ठीक है, मेन डिफरेंस बिटवीन दीज इज द सोर्स ऑफ लॉ, की लॉ बन कहां से रहा है, क्रिएशन कहां से हो रही है, डेवलपमेंट कहां से हो रही है, लॉ एंड लीगल प्रिंसिपल्स की। अंडर कॉमन लॉ जुडिशरी कैन मेक लॉज, डेफिनेटली बना सकते हैं, ये हमने पढ़ा है थ्रू जुडिशियल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। हाउएवर अंडर सिविल लॉ सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ही बना सकती है। दे ओनली हैव द पावर टू क्रिएट लॉज एज वेल एज द रूल्स। The salient feature of Indian judiciary in following a common law model further strengthens the role of court. Courts को ये नहीं लगता है कि हमारा रोल तो कुछ है ही नहीं, हमारा रोल तो इतना ही है कि हम वहां पे बैठे हुए हैं, हम लॉज नहीं बना सकते हैं। कोई टॉपिक है, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी डिस्कशन है, हम लोग अपने ऑर्डर जजमेंट्स नहीं दे सकते हैं, हम किसी चीज पर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। रोल ऑफ कोर्ट्स बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रोल ऑफ कोर्ट्स आगे और ज्यादा पढ़ने वाले हैं, आपको पता है। ठीक है, बस इतना यही बताना था कि स्ट्रेंथनिंग है द रोल ऑफ कोर्ट्स इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द एडवर्सरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एडवर्सरियल मॉडल एक बार मेरे से सुन लो, फिर हम पढ़ लेंगे बुक में क्या लिखा हुआ है। जज है, न्यूट्रल है, उसे कुछ नहीं पता है किस बारे में, दो पार्टीज आ रही हैं, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों को लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉयर सो एंड सो फैक्ट्स रख रहा है, सेकंड लॉयर सो एंड सो फैक्ट्स रख रहा है, जज न्यूट्रल होकर, बिल्कुल सीधा समझकर, वो फैक्ट सुनकर केस लॉ अप्लाई करेगा, डिसीजन देगा ऑन व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट, कोई बायसेस नहीं होंगे। जज नहीं जानता वो कौन है, जज नहीं जानता वो कौन है, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखेगा कि उनके फैक्ट्स क्या हैं, क्या एविडेंसेस हैं किसी के पास, उसी बेसिस पे वो डिसीजन लेगा। दिस इज कॉल्ड एडवर्सरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यहाँ देख लो, कोर्ट्स इन इंडिया फॉलो एडवर्सरियल, इंडिया में क्या फॉलो होता है, एडवर्सरियल सिस्टम फॉलो होता है ऑफ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन क्या होता है, एडजुडिकेशन मतलब रूल करना, किसी को अथॉरिटी, टू हैव अथॉरिटी टू जज देम। ठीक है, ये दिस इज द पावर दैट जजेस हैव एज अपोज्ड टू द इंक्विजिटोरियल। इंक्विजिटोरियल मॉडल क्या होता है, एक बार मेरे से सुन लो। इंक्विजिटोरियल मॉडल में क्या होता है, जो जज होता है ना, जज इतना न्यूट्रल नहीं होता है, जज ऑल्सो टेक्स अ वेरी वेरी एक्टिव रोल एज दी टू पार्टीज। जो लॉयर्स इतने एविडेंसेस ढूंढते हैं, ऐसे ही जज ना सॉर्ट ऑफ अ पुलिस होता है, वो भी बातें निकलवाता है या फिर खोज करता है कि जो ये केस आ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या था, जो भी इन्वॉल्व है उसमें क्या क्या रह चुका है, मतलब वो एज अ पुलिस काम करता है, सारे एविडेंसेस, सारे ट्रूथ फैक्ट सब निकलवाता है पीछे से। ठीक है, in an adversarial model the role of lawyers become vital। ठीक है, जब जज ही न्यूट्रल है तो सबसे ज्यादा रोल किसका है, लॉयर्स का। लॉयर जब तक अपनी बात आगे नहीं रखेगा तब तक कुछ नहीं होगा। therefore role of lawyers representing the party becomes important, बहुत vital रहता है। lawyers of the opposing parties present their cases to a neutral judge, यही मैंने बताया, who in turn provides the decision based on the merits। देखो एक टेक्निकल टर्म है मेरिट्स ऑफ द केस। मेरिट्स ऑफ द केस मतलब राइट्स एंड रॉन्ग्स, जिसमें कोई इमोशनल एंड टेक्निकल बेसिस इन्वॉल्व नहीं होता है। जज एक न्यूट्रल सेंस में देखता है क्या सही है क्या गलत है। दीज आर कॉल्ड द मेरिट्स ऑफ द केस।
एज प्रेजेंटेड बाय द लॉयर, जो भी लॉयर्स के सामने लगता है उन्हीं एविडेंस के बेसिस पे वो देखता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इन द इंक्विजिटोरियल मॉडल देख लेते हैं, जजेस आर मोर प्रोएक्टिव, बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा वो लोग, दे एक्ट एज अ पुलिस इन एडजुडिकेटिंग किसी चीज को। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, जजेस आर वेरी मच प्रोएक्टिव इन एडजुडिकेटिंग। एडजुडिकेटिंग इज अ, एडजुडिकेशन क्या होता है, एक लीगल प्रोसेस होता है, मतलब एडजुडिकेशन वही कर सकता है जिसके पास एक लीगल पावर होती है, that hears both the parties and decides on a neutral basis, merits of the case देखकर जो डिसीजन लेता है, this is all called adjudication बोलते हैं इसको। this is done on the basis of set of reasoning beliefs जो put forth किए गए हैं by both the lawyers, ठीक है। rather than acting as neutral judges, यहाँ पर we are talking about inquisitorial system, they have rights to inquire, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, एंड प्रोब इनटू द मैटर मच लाइक पुलिस। जैसे पुलिस बहुत एक्टिव रहती है एविडेंस ढूंढने में और बहुत सारे फैक्ट्स ट्रूथ्स निकालने में, ऐसी जज बहुत प्रोएक्टिव रहता है, बहुत ही एक्टिव रहता है, एंड ही हैज राइट टू इंक्वायर। इंक्विजिटोरियल मॉडल में बोला जाता है बहुत ही ना स्ट्रिक्ट सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंजेंट क्वेश्चनिंग होती है कि सवाल का जवाब दो और ये सब चीज होती है, ठीक है। हियर द रोल ऑफ लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग द पार्टी एंड द रोल ऑफ जजेस, दोनों क्या होती है, क्यूमुलेटिव होती है, बढ़ते जाते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब बढ़ना, बढ़ते रहना। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द मैनर इन विच अ क्रिमिनल और अ सिविल केस प्रोसीड्स, ठीक है। दोनों का लॉयर एज वेल एज जज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्ले करने के लिए, बट इसमें क्या होता है, जो कि एडवर्सल मॉडल होता है, इसमें सिर्फ दो पार्टीज को वो सुनता है, जो कि जज क्या होता है, न्यूट्रल जज होता है, ठीक है। हमारा इंडिया कौन सा फॉलो करता है, हमारा इंडिया फॉलो करता है एडवर्सल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, हम आज टॉपिक हमने क्या पढ़ा है, हम पढ़ रहे थे आज स्ट्रक्चर हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एज वेल एज लीगल ऑफिसर्स, जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं इंडिया के, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है, ये समझते हैं बिफोर वी कॉल एन एंड तो हो ही जाएगा, एंड तो हर रोज होता है, आज भी हो जाएगा, ध्यान से पढ़ो। चलो इसको डिस्कशन हम अभी पढ़ रहे हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। एक बहुत सिंपल सी बात बता रही हूँ, अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉयर होता है, ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉयर। ये सारे डिसीजंस जो भी लीगल काम होते हैं, लीगल बैकग्राउंड के काम से जो सब होते हैं, वो कौन लेता है, अटॉर्नी जनरल लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो पार्लियामेंट में भी बैठता है, अपनी बात भी रखता है आगे, बट ही डजंट हैव अ राइट टू वोट। अब आगे देखते हैं। द डिस्कशन ऑन द स्ट्रक्चर वुड रिमेन इनकम्प्लीट विदाउट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफिसर्स। लॉ ऑफिसर्स के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ऑफिसर्स काम करते हैं, दो ऑफिसर्स के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल लेवल पे होते हैं, एक स्टेट लेवल पे होते हैं। सर्टेन लॉ ऑफिसर्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल एग्जिस्ट टू एडवाइज द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट कौन सी हुई, आप बताओ। एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट हियर इज the one that enforces the law। जो लॉज बनाए जाते हैं उनको एनफोर्स भी तो किया जाता है ना। तो एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट को जो एनफोर्स करता है, तो कुछ लॉ ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो यूनियन और स्टेट लेवल पे होते हैं। These law officers are taken up by the these law offices are taken up by the law officers, ठीक है, who derive their mandate from the constitution। इनका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है, हाँ डेफिनेटली होता है, मैं बता दूंगी। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल होता है 176 एंड एडवोकेट जनरल का हम आर्टिकल अभी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ कहीं लिखा है, हाँ यहाँ देखो, यहाँ मेंशन्ड है। या तो जो लीगल ऑफिसर्स होते हैं, या तो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है कि हाँ होना चाहिए, या अगर नहीं होता है तो क्या होता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जो कि एक लॉ पास किया जाता है, उसके वो लॉ ये कहता है कि ऐसा ऐसे ऑफिसर होना चाहिए इस काम के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं। यही मैंने बताया, या तो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है, फॉर इंस्टेंस अटॉर्नी जनरल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 76 कहता है कि एक अटॉर्नी जनरल होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच स्टेट्स he can hold the office during the pleasure of the president। यहाँ देखो, during the pleasure of the president का मतलब आपको पता है क्या है, which means president can appoint on his own wish and can remove at his own wish। there is no particular time period, कोई
रिटायरमेंट एज नहीं होती है, ये नहीं होता 4 साल के बाद रिटायर कर जाएगा, 5 साल के बाद कर जाएगा, लिमिटेड टाइम नहीं होता है, ही कैन बी द अटॉर्नी जनरल ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब जितना टाइम तक प्रेसिडेंट चाहता है वो ऑफिस होल्ड कर सकता है, कौन, अटॉर्नी जनरल। चलो ठीक है, यहाँ देखो, अटॉर्नी जनरल मस्ट बी अ पर्सन क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैसे बनते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, आगे जरूर पढ़ेंगे हम, अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, बट अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वो क्वालिफिकेशंस होनी बहुत जरूरी है जो कि एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन लो, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के कुछ क्वालिफिकेशंस है, या तो वो एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर वो हाई कोर्ट का 5 साल से जज रहना चाहिए, एक या ज्यादा हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 1 साल रहा है फिर 2 साल नहीं रहा, जैसे फॉर इंस्टेंस लखनऊ हाई कोर्ट का 2 साल रहा, फिर कैलकाटा हाई कोर्ट का 2 साल रहा, फिर 1 साल किसी और का रहा, मतलब इन सक्सेशन हो गया ना, ठीक है, तो वो एलिजिबल है टू बिकम जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर वो 10 साल या 10 से ज्यादा साल एज अ एडवोकेट काम करा हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, या फिर कोई एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। अब ज्यूरिस्ट क्या होता है ये सब मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में डेफिनेटली बताने वाली हूँ, बट आज के लिए यही समझ लो, ये मत समझना मुझे पता नहीं है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट क्या होता है। ज्यूरिस्ट इज द लीगल स्कॉलर, जो लीगल एक्सपर्ट होता है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अपकमिंग वीडियोस में, बट बस एक बार ओरली बता दिया, ठीक है, कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए ये सब चीजें जरूरी होती है। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पोजेसिंग एडिक्वेट लीगल प्रैक्टिस, उसने लीगल प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी हो, और हैव सर्व्ड एज अ जज फॉर अ रिक्विजिट ड्यूरेशन एज मैंडेटेड, कुछ टाइम तक के लिए उसने एज अ जज काम किया हो, ठीक है। ही मस्ट बी अ पर्सन, या तो वो जज बनने के केपेबल हो, या ही मस्ट पोजेस adequate legal practice और have served as a judge, या उसके पास requisite duration के लिए वो जज बन चुका है। ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब हमारे प्रेसिडेंट जी डिसाइड करते हैं, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है, बताया था, जो जो लीगल मैटर्स होते हैं उनके ऊपर काम करता है। ही ऑल्सो हैज राइट टू अपीयर इन द कोर्ट्स, ये भी बताया। उसकी ड्यूटी जो होती है वो लीगल कैरेक्टर की होती है, हाँ होती है। ही ऑल्सो हैज राइट टू ऑडियंस, राइट टू ऑडियंस मतलब बैठ सकता है, अटॉर्नी जनरल को राइट टू ऑडियंस मिलता है। ही मे टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स, अपनी बात रख सकता है विदाउट गिवन अ राइट टू वोट, राइट टू वोट नहीं मिलता, ये मैंने आपको समझा दिया है। इट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन द अटॉर्नी जनरल इज असिस्टेड बाय अ सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल हमारे के वेणुगोपाल जी हैं, सॉलिसिटर जनरल फिलहाल तुषार मेहता है, ठीक है, तुषार मेहता जी है, इनको भी जी बोल देते हैं, ऑफेंड मत हो। तो सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, फिर फॉर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होता है, बट सॉलिसिटर जनरल का कोई पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं होता है, ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, देखो यहाँ लिखा होगा, पोजीशन ऑफ सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, हाउएवर दे आर गवर्न्ड थ्रू द रूल्स इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट। शायद से सॉलिसिटर जनरल की एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, आपकी बुक में कहीं मेंशन नहीं है, मेरे से सुन लो, लॉ ऑफिसर्स टर्म्स एंड कंडीशंस रूल्स 1972, एक बार चेक कर लेना, यही है, ठीक है। इन रूल्स में क्लियरली मेंशन किया गया है देयर शैल बी अ सॉलिसिटर जनरल, 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होने चाहिए। तो ये सब चीजें इस रूल्स में है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं कहते हैं, ठीक है। बट आर्टिकल 76 किसको मेंशन करता है, आर्टिकल 76 मेंशन करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, वो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट में है। सिमिलर टू अटॉर्नी जनरल इज एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल जी होते हैं, ये किस पे होता है, ये स्टेट लेवल पे होता है। अटॉर्नी जनरल किस पे होता है, सेंट्रल लेवल पे होता है, सेंटर के लेवल पे होता है। एडवोकेट जनरल सीनियर लॉ ऑफिसर होता है हु एक्ट्स एज अ लीगल एडवाइजर टू दी, जहां जहां वो सेंटर के लिए काम करता है, ये कौन, एडवोकेट जनरल हर एक स्टेट का होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करता है। ये सीनियर लॉ ऑफिसर होता है, सीनियर तो होगा ही, ठीक है, लीगल एडवाइजर होता है। इनका आर्टिकल 165 है, उसका 76 है, इनका 165 है, यहाँ देख लो। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट जनरल कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर करता है, जैसे वहां पे प्रेसिडेंट, यहाँ पे गवर्नर, जैसे वहां पे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, यहाँ पे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर है। गवर्नर जब चाहे हटा सकता है, गवर्नर जब चाहे, गवर्नर अपने मन से ही अपॉइंट करता है, जब चाहे हटा सकता है।
द एडवोकेट जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर. चीफ मतलब मेन होता है यहाँ पे, चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट. स्टेट के सारे जो लीगल मैटर्स के काम होते हैं वो कौन करता है? एडवोकेट जनरल करता है. एंड ही परफॉर्म्स ड्यूटीज ऑफ ए लीगल कैरेक्टर इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटिंग द स्टेट बिफोर द कोर्ट्स. कोई भी स्टेट का केस आता है इनटू इफेक्ट, कोई ऐसे केस हो गया है स्टेट के ऊपर, तो कौन कोर्ट्स में भी जाता है एडवोकेट जनरल. वो स्टेट्स के बिहाफ पे लड़ता है, डेफिनेटली लड़ता है. He also represent the state before the courts either through himself, या तो खुद जाकर लड़ता है, और through the law officers or pleaders appointed. जैसे अटॉर्नी जनरल के नीचे लॉ ऑफिसर्स होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होता है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है, ऐसी एडवोकेट जनरल के नीचे भी प्लीडर्स होते हैं, लॉ ऑफिसर्स होते हैं, या तो वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एडवोकेट जनरल, या एडवोकेट जनरल खुद जाके भी केस फाइल कर सकता है, केस फाइट कर सकता है. The qualification required is similar to that of High Court. वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था, जज ऑफ अ हाई कोर्ट. ठीक है, ये हम पढ़ लेंगे. जज ऑफ अ हाई कोर्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, इसमें यही होता है. इसमें बस डिस्टिंग्विश जूरिस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या तो 5 or more years के लिए डिस्ट्रिक्ट जज की तरह काम किया हो, सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए. हाँ, 10 or more years तक एज ए लॉयर काम किया हो इन डिस्ट्रिक्ट जज, इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सब होते हैं. आई एम नॉट टू श्योर, मेरे को याद नहीं आ रहा. ठीक है, एक बार हम पढ़ेंगे ना तो हम अच्छे से याद करेंगे उसको. ठीक है. ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यही मैंने बताया. एंड गवर्नर ही डिसाइड करता है कितना पैसा देना है, क्या रेम्यूनरेशन होनी चाहिए एडवोकेट जनरल की, क्योंकि गवर्नर डिसाइड करता है. हर स्टेट की अलग डिसीजन होते होंगे कि एडवोकेट जनरल को कितना पेमेंट मिलना चाहिए. एडिशनल एडवोकेट जनरल भी होते हैं विच आर अपॉइंटेड टू हेल्प द एडवोकेट जनरल, उनको असिस्ट करने के लिए होते हैं. ठीक है. विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर वेरी फर्स्ट पार्ट. ठीक है. और आई वुड वांट टू टेल यू कि लीगल स्टडीज पूरे जोशों से हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को हर चीज समझ आए. ठीक है. आई विल गेट बैक वेरी वेरी सून. सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो देखना जरूर. एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक कर दो, शेयर अवर विद योर फ्रेंड्स एज मच. यू कैन डाउनलोड आवर लर्न करो ऐप, इसमें सब नोट्स अवेलेबल हैं. आई कीप ड्रॉपिंग द क्वेश्चंस आल्सो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी केसेस हैं वो सब उसमें मेंशन है. क्वेश्चन कैसा फ्रेम होकर आएगा मैं उसमें सब डालती हूँ, आप चेक करो. और आपको यूट्यूब पे जैसे अगर प्रॉब्लम हो सकती है पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, हमारे ऐप पे ये सब वीडियोस ऐसे के ऐसे लाइंड अप है. ठीक है. पार्ट 1 2 ऐसे लाइंड अप है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. ठीक है. यू मस्ट गो एंड डाउनलोड दिस ऐप एंड आई विल गेट बैक वेरी वेरी सून. टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड आई विल सी यू गाइज. स्टे होम, ध्यान रखो अपना, एंड सी यू सुपर सुपर. बाय बाय.